मॉर्निंग क्लास 5th। आज हम शुरू करते हैं नया अध्याय अपराध है। अपराध कहानी के बारे में आप पढ़ेंगे। और कल जो हमने आपको पढ़ाया था यह दिया बुझे नहीं नामक कविता, इसके भावार्थ, शब्दार्थ और अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी हम एक नई कहानी पढ़ते हैं। कहानी है अपराध, पेज नंबर 98। और ये कहानी के कहानीकार हैं उदय प्रकाश जी। ठीक है, तो चलिए। इस कहानी में अपनी बाल्यावस्था के अपराध को याद करके लेखक ग्लानि, शोक एवं दुख से डूब जाता है। कहानी उचित समय पर क्षमा न मांग पाने के पछतावे, ग्लानि और अपराध बोध को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। बचपन में यदि किसी से कोई अपराध हो जाता है, यदि वो उसका प्रायश्चित कर ले, क्षमा मांग ले, तो बात ठीक है। लेकिन यदि वो क्षमा नहीं मांग सकता, कहता कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसकी अपनी अंतरात्मा उसे कोसती रहती है, धिक्कारती रहती है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपनी गलती का, अपने अपराध का क्षमा मांग ले। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही विषय वस्तु है। इस विषय वस्तु में बताया गया है कि लेखक अपनी बाल्यावस्था में एक अपराध करता है और उसकी क्षमा नहीं मांग पाता। वो बाद में जिसके प्रति अपराध हुआ है न जाने वो कहाँ है, लेकिन अपराधी अर्थात लेखक अपनी मस्तिष्क में उस घटना को याद करके हमेशा कुंठित रहता है, उसे ग्लानि रहती है और शोक और दुख से डूब जाता है। बड़ा मार्मिक और बड़ा ही हृदय प्रभावी वर्णन इस कहानी में हुआ है इसका। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। अपाहिज वो होता है जिसके हाथ पैर कार्य ना करें, दिव्यांग या विकलांग या हैंडीकैप। एक नया शब्द आज गढ़ा गया है, इसे दिव्यांग कहा जाता है। तो ये दिव्यांग थे, अपाहिज थे। उनके एक पैर में पोलियो हो गया था। पोलियो एक ऐसी बीमारी होती है जो उस अंग को असक्त कर देती है, उसमें शक्ति नहीं रहती। तो उनके एक पैर में, किसके? लेखक के भाई जो उनसे 6 साल बड़े थे, बड़े भाई, उनके एक पैर में पोलियो हो गया था। लेकिन बहुत सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे। बहुत सुंदर थे और सबसे अच्छे तैराक थे। तैराक कौन होता है? स्विमर, इंग्लिश में आप स्विमर कहते हैं, जो तैरता है। उनके हाथों के पंजों की लड़ाई में कोई बड़ा नहीं हरा सकता था। हाथों के पंजों की लड़ाई में उनको कोई हरा ही नहीं सकता था। घूंसे से नारियल और ईंट तोड़ देते थे। जबकि लेखक अपने बारे में कहता है कि मैं दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा था। ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। आत्मकथात्मक शैली क्या होती है? जिसमें लेखक अपने बारे में, अपने को केंद्र में रख करके कोई लेख या कहानी लिखता है, इसे आत्मकथा भी कहते हैं। लेकिन आत्मकथा से ये कहानी भिन्न है, कहानी है। तो लेखक कहता है कि जबकि मैं दुबला पतला था, लेखक दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा, मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या यानी जेलसी। ईर्ष्या होती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। अपने भाई से लेखक को ईर्ष्या होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे, सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता। तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझसे अपनी पाली में शामिल कर लेते। कई खेल होते थे उस समय, जोड़ी यानी पेयर रहता था और पाली यानी अपना ग्रुप। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि बड़े भाई, लेखक कहते हैं कि उनके बड़े भाई उनको अपनी पाली में इसलिए शामिल कर लेते थे क्योंकि वो अशक्त थे, बहुत मजबूत नहीं थे। और दूसरा कोई भी उन्हें अपने तरफ, अपने ग्रुप में शामिल करके, अपनी पाली में शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। ऐसा नहीं चाहता उसे हार मिल जाए, तो कोई नहीं चाहता था, क्योंकि लेखक कमज़ोर था
पहले क्या रखा है। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ न कहते। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कभी मुझे नहीं मारा। लेखक कहता है कि मेरे भाई मेरी वजह से हार का सामना करते थे, लेकिन कभी कुछ कहते नहीं थे और कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं, जहाँ तक उन्हें याद है, लेखक को याद है। हुआ उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती है। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियाँ सब लड़के के पास थी। गुल्ली डंडा आप जानते हैं, तो गुल्ली छोटी सी होती है और डंडे उसको मारने का काम आता है, तो वो डंडी सब बच्चों के पास थी। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। सभी लड़के पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मार रहे थे ताकि गुल्ली दूर तक जाए। गुलाटियाँ खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी। मुझ में इतनी ताकत थी, न मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचा था। जबकि वहाँ एक होड़, एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो चुकी थी। होड़ मतलब कंपटीशन। कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती। इसमें कोई पाली नहीं होती। गुल्ली डंडे में कोई पाली नहीं होती। सबको इंडिविजुअल, अकेले खेलना पड़ता है। यही लेखक कहता है कि इसमें कोई पाली नहीं थी। पाली होता तो मुझे बड़े भाई मुझे शामिल कर लेते और मैं प्रयास नहीं भी करता तो जीत जाता, लेकिन यहाँ कोई पाली नहीं थी। कोई किसी जोड़ीदार नहीं होता। हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। भाई भी उसी खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज़्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि भाई भी वही खेल उनके भाई भी खेल रहे थे और थोड़ा हार रहे थे, इसलिए वो गुल्ली पर बहुत तेज़ी से प्रहार कर रहे थे। वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। लेखक कह रहा है कि वो मुझे भुला चुके। क्यों भुला चुके थे? क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम था। इसमें पाली जोड़ीदार नहीं था। जैसे कबड्डी है और कई है तो अलग अलग पालियाँ होती हैं। ये अकेला खेल था और लेखक अकेला छूट गया था। भाई जीतने लगे थे। उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। लेखक कहता है कि वो मुझे पूरी तरह भूल चुके थे, एक बार भी नहीं देखा। मुझे पहली बार लगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। लेखक कह रहा है कि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर कभी ऐसा नहीं लगा। वो मुझे अपने साथ रखते थे। मुझे रोना आ रहा था। मैं अकेला अलग खड़ा हुआ अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। कभी ने कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हो गया हूँ, अलग कर दिया गया हूँ, और मैं ईर्ष्या की आंच में, जलसी की आंच में, ईर्ष्या की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया था। अचानक ऐसा तो क्या हुआ? भाई घबरा गए और मेरे माथे पर अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। लेखक कहता था कि उनका गुस्सा नहीं मिटा था। क्यों गुस्सा नहीं मिटा था? क्योंकि भाई ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। और जबकि वो खुद ही बता रहे हैं कि खेल ये इंडिविजुअल था। मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो का शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ नहीं दौड़ सकते थे। उन्होंने लगाकर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे गिर गए। भाई का पैर पोलियो से युक्त था, पोलियो के कारण खराब था, इसलिए वो उतनी तेज नहीं दौड़ सकते थे जितनी तेज लेखक दौड़ रहा था। मेरी कमीज खून से भीग गई थी। सिर के बाल खून से लिथड़ गए थे मतलब सन गए थे। माँ मुझे देखकर डर गई और रोने लगी।
पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया कि बड़े भाई ने डंडे से मारा है। झूठ बोल दिया। क्यों झूठ बोला? क्योंकि वो भाई को सज़ा देना चाहता था अपनी अपेक्षा का, लेकिन इतनी बड़ी गलती कर गया। उसने झूठ बोला कि माँ से झूठ बोला कि बड़े भाई ने उसे सिर पे डंडे से मारा, इसलिए चोट लग गई है। तभी मैंने देखा कि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे, अकेले। उनको आशंका हो गई होगी, वे डरे हुए रहे होंगे। भाई बार कहते रहे कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी ने उसे दंडित किया। भाई रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। लेखक कह रही है, मैंने भाई का चेहरा देखा। वे मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और उसमें करुणा और कातरता थी। उन आंखों में क्रोध नहीं था, भाई की आंखों में, उसमें करुणा थी, उसमें कातरता थी, दया की भावना थी। जैसे वे मुझसे क्षमा कर रहे हैं, जैसे वे मुझसे याचना कर रहे हैं, मुझसे प्रेयर कर रहे हैं कि मैं सच बोल दूं। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, उन्हें सज़ा मिल गई थी। फिर भी जल्दी बात को बदलना मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं लग रहा था। क्या पता पिताजी फिर मुझे ही सज़ा देते, मैं डर रहा था। यह घटना वर्षों पुरानी है। लेखक अब कहता है कि ये घटना आज की नहीं है, वर्षों पुरानी है। लेकिन भाई की कातर आंखें अब भी मुझे कभी कभी घूरने लगी हैं। याचना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगते हुए मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें जाग उठती हैं, मैं पूरी चेतना, ग्लानि, बेचैनी और अपराध भाव से भर उठती है। लेखक कहता है कि जब भी ऐसा होता है, जब भी मुझे याद आती है, जब भी उन आंखों की याद आती है, तो मैं ग्लानि से भर उठता हूँ। मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। इस अपराध की क्षमा सज़ा पाना भी चाहता हूँ। लेकिन अब तो माँ और पिताजी भी नहीं रहे जिन्हें मैं यह बताऊँ कि उस दिन ठीक ठाक क्या हुआ था। आज माँ पिताजी नहीं है। आज लेखक क्षमा मांगता है, लेकिन किससे मांगना चाहता है? किससे मांगे? भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं, जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे इसे पूरी तरह भूल चुके हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे कौन क्षमा कर सकता है? या ये भी हो सकता है कि भाई को याद हो वो अपराध, लेकिन वो याद उनको बताना नहीं चाहते कि मुझे याद है, उसे भुला देना चाहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह ऐसा अपराध आपने जो कर दिया है, ऐसा तो ज़िंदगी भर आपको पछताएगा, ज़िंदगी भर आपको ग्लानि देगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भलाई इसी में है कि तुरंत ही आप क्षमा मांग लीजिए, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और उस अपराध को ढोना नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, आपके साथ। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम कविता के भावार्थ और प्रश्नोत्तर को करेंगे।